नाज़रीन, प्रोग्राम इकोनॉमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और तमाम तर एसोसिएशन जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को टैकल करती हैं, उन्होंने मिल के अब एसएमई पॉलिसी मुरतब कर दी है। यहाँ से कुछ ही दिनों में या कुछ ही हफ्तों में हम देखेंगे कि एसएमई पॉलिसी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया जाएगा और उसमें तमाम तर वो लाखों एसएमईज जो कि अपनी ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट की सपोर्ट और फाइनेंसिंग की सपोर्ट की तालिब हैं, उनकी हेल्प के लिए एक पूरा निज़ाम मुरतब किया गया है। उसमें क्या क्या चीदा उसके अहवाल हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उस पर आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। बहुत ही एक्सटेंसिव डिस्कशन होगी। कुछ डेटा हम आपसे शेयर कर सकें तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, अगर टेक्सटाइल मशीनरी को देखा जाए तो टेक्सटाइल मशीनरी की इंपोर्ट्स हैं वो रिसेंटली काफ़ी ग्रो हुई हैं। अगर हिस्टोरिकली देखें तो 2003-04 के बाद अब आप देख रहे हैं कि हिस्टोरिक टेक्सटाइल मशीनरी की इंपोर्ट्स की जा रही हैं, जिसका इम्पैक्ट आपको मुस्तकबिल में देखा जाएगा। 3 से 4 महीनों के बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक्सपोर्ट में एक और बूस्ट आएगा। जबकि दूसरी जानिब जो एक प्रॉब्लम आई है वो अगर आप रिसेंटली देखें कि कार की इंपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई हैं, कार की और जो लग्जरी इंपोर्ट्स हैं उसमें काफ़ी इंक्रीज आया। हम रिसेंटली आपको ये स्टैट्स जो दिखा रहे हैं, ये बिजनेस रिकॉर्डर और अली खजर के रेफरेंस से दिखा रहे हैं। इन स्टैट्स को अगर आप मुलाहिजा कीजिए तो आपको पता ही लगेगा कि करंट अकाउंट में जो डेफिसिट में इजाफा हुआ, एक तो ऑयल की साइड से हुआ, दूसरा लग्जरी इंपोर्ट्स की साइड से हुआ। लग्जरी इंपोर्ट्स के अंदर भी देखें तो ऑटोमोबाइल पार्ट्स और हाई कैटेगरी के अंदर जो ऑटोमोबाइल्स आती हैं उनकी इंपोर्ट्स में काफ़ी इजाफा देखा गया। रिसेंटली गवर्नमेंट ने इकदाम उठाए हैं कि ऑटोमोबाइल की इंपोर्ट्स और खासतौर पे फाइनेंसिंग पे कुछ टाइट कंडीशंस लगाई जाएं ताकि लग्जरी एक्सपेंडिंग और कंजम्पशन को रोका जा सके। हमारे प्रोग्राम में आज बहुत ही एक्सक्लूसिव पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद हैं एसएमई पॉलिसी के बारे में बात करने के लिए। जुल्फिकार थावर साहब मेरे राइट में मौजूद हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं यूनियन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के। खासतौर पर स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ कंपनीज को किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, उनके फाइनेंसेस किस तरह से ग्रो होने चाहिए, उनको गवर्नमेंट से क्या मराज चाहिए, इन तमाम तर चीज़ों पर इनसे डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। थैंक यू। देन वी हैव विद अस अली रजा नामदार साहब जो कि चार्ट अकाउंटेंट हैं। खासतौर पे आई कैप के अंदर एसएमई प्रमोशन के लिए जो भी इकदाम उठाए जाते हैं, जो फोकस होता है एसएमई की तरफ, इन पे इनकी गहरी नज़र है, इसको लीड भी करते हैं। इनसे जानेंगे ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन और ख़ास तौर पे एसएमई के फाइनेंशियल मॉडल पे क्या क्या चीज़ें नज़रअंदाज हो रही हैं और आया वो आने वाली पॉलिसी के अंदर उसको हमने इनकॉर्पोरेट किया है कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। थैंक यू। देन वी हैव विद अस मुजम्मिल रऊफ साहब जो कि चेयरमैन है सीरियल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। वीट, राइस और दूसरी अजनास को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में महारत रखते हैं। इनसे कमोडिटी प्राइसेस में जो इजाफा हुआ है हाल में और जो वॉलेटिलिटी देखते हैं हम यूजुअली थ्रू आउट द हिस्ट्री, उसकी क्या वजूहात हैं उनके बारे में जानेंगे और उनकी इंसाइट्स लेंगे। एसएमई को इस सेक्टर में अजनास के अंदर प्रमोट करने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। सबसे पहले जुल्फिकार साहब आपसे पूछना चाहूँगा, जो आने वाली पॉलिसी है उसके क्या खदो खाल हैं, थोड़ा सा चीदा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉलिसी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सेक्टर। जो हमने उनको प्रपोजल दिए थे और हमारे प्रपोजल्स वर बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सेक्टर। बात बड़ी सिंपल है। जो एसएमई की रिक्वायरमेंट्स है ना, वो सबसे पहले है फाइनेंस एट अफोर्डेबल रेट्स। नंबर 2 इज़ एनर्जी uninterrupted and again at affordable rates। एक टेक्नोलॉजिकल गैप है, दुनिया कहीं जा रही है, हम पीछे है, तो हमने कहा इसको फिल करो। इसको हर सेगमेंट में आप जाके देखो कि हम कहाँ पीछे है, तो इसको आप बैकअप करें। दूसरा हमने इनको बताया, मैं क्विकली बोलता हूँ, एलाबोरेट बाद में करूँगा। तो फिर मैंने कहा कि जो हमें मार्केटिंग सपोर्ट चाहिए। देखिए हमारे एक्सपोर्टर्स एसएमईज जो है ना, वो एसएमई यूनिट्स प्रोड्यूस तो करते हैं, मैन्युफैक्चर तो करते हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू गो टू ग्लोबल मार्केट्स। तो हमने इनको काफ़ी अरसे से कहा है कि तुम अपना एक बिजनेस पोर्टल बनाओ जो इनको मार्केटिंग सपोर्ट दो। ठीक हो गया। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने हाईलाइट की। ये 3 इंपॉर्टेंट की। एक और चीज़ है कि जो हमने इनको बोला कि जो रॉ मटेरियल्स है ना, उसके ऊपर ड्यूटी हटा दो। सही है। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज है उनके रॉ मटेरियल पे ड्यूटी हटा इंपोर्ट ड्यूटी। और भी बहुत सारी पॉइंट्स है, बट इफ यू वांट आई विल। ठीक है। तो ये 4 बुनियादी पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए हैं जो कि आने वाली पॉलिसी में होंगे। एक तो फाइनेंस को अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर करना, एनर्जी को अफोर्डेबल रेट्स पे एसएमईज को देना, फिर मार्केटिंग की सपोर्ट देना, इंटरनेशनल मार्केटिंग की सपोर्ट देना, और उसके बाद जो इंपोर्ट ड्यूटी है खाम माल के ऊपर जो एसएमई की प्रोडक्ट्स को बनाने में इस्तेमाल होती है
उसको अचीव करना कि वो इंपोर्ट की ड्यूटीज कम की जाएंगी। 4 बुनियादी पिलर। देखिए, एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल गैप। सही। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज वी आर फार बिहाइंड। जब तक ये नहीं होगा, इसके ऊपर क्या आपने क्या तजावीज़ दी हैं, क्विकली बता दीजिएगा टेक्नोलॉजिकल गैप को कम करने के लिए। टेक्नोलॉजिकल गैप के ऊपर वी नीड एन इंस्टीट्यूट ठीक है। एंड वी नीड अ वैल्यू एडिशन ब्यूरो। ठीक है। देखिए, हर चीज जो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं ना, रॉ एक्सपोर्ट कर देते हैं, उसके ऊपर अगर हम वैल्यू एडिशन की तरफ जाना। वैल्यू एडिशन ब्यूरो करना है और टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट डालना है ठीक है। ठीक है। कि वे बाय दे आर टॉट। अभी अभी हमारा लाइट इंजीनियरिंग सेक्टर है, ये बहुत बड़ा सेक्टर है। देखिए, आपने नोटिस किया होगा पंखे हमारे दुनिया भर में जा रहे हैं। ठीक है। तो अब वो चाइना ने कुछ ब्यूटीफुल पंखे बनाने शुरू कर दिए, आपकी मार्केट हट गई। सही है। तो आपको चाइना से पहले ये कदम उठाना था। बिल्कुल सही कहा आपने। आई थिंक बहुत ही की पॉइंट्स हाईलाइट किए। अली, हाउ डू यू सी दीज 4 डिमांड्स जो कि इस पॉलिसी के अंदर इन्होंने की हैं, और उस पर कुछ पे अमल भी होगा? हम विल मूव फॉरवर्ड एंड सी के उसके ऊपर क्या इकदाम हुआ। व्हाट इज योर से ऑन दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्होंने जो हाईलाइट किया है और जो गवर्नमेंट को जो रिकमेंडेशन किया है, लास्ट बजट में भी इन्होंने रिकमेंडेशन किया था। गवर्नमेंट ने एसएमई सेक्टर को बहुत ही प्रेफरेंस दिया है। इस वक्त करंटली जो है एसएमई सेक्टर पे टैक्सेशन का रेट 25% है, अदरवाइज ये 29% है। 29% भी है, 28% भी है। सही है। जैसे आईएमएफ की जो कंडीशंस हैं उसमें जो इनकी इंटरनल जो डिमांड है, विच आई नो कि यार आप जो है बड़े सेक्टर्स को तो बहुत प्रोमोट कर रहे हैं, आप छोटे सेक्टर को, एसएमई सेक्टर को आप प्रमोशन क्यों नहीं देते हो? असल में जो मेरे भी जो अपना क्लाइंट का जो स्ट्रक्चर है या जो मैंने देखा है कि एसएमई सेक्टर जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। देखा जाए अगर उनका वैल्यू के हिसाब से तो वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। तो इन्होंने जो 4 पॉइंट्स जो हाईलाइट किए, मैं उनको पूरा बैकअप करूँगा। और बात सर्टेन जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं जिस पे आई विल हाईलाइट एज द थिंग्स प्रोसीड, और ये है कि ये इनकी जो रिकमेंडेशन है, गवर्नमेंट को इनको टेक ओवर करना चाहिए और इसके ऊपर बहुत ही एम्पल स्टेप्स लेने चाहिए। ठीक है। सो यू सपोर्ट दीज डिमांड। मुजम्मिल साहब, आप चूंकि कमोडिटीज़ के बिजनेस के अंदर भी हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर भी हैं, इसमें बहुत सारी एसएमईज हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे इदारे भी हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है और वो टैक्सेशन सिस्टम में भी नहीं है, और बड़े पैमाने पे कमोडिटीज़ की इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम करते हैं और लोकली भी ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं। उनको एसएमई को रजिस्टर करना और उनको मराद दिलवाना, ये खासतौर पे कमोडिटीज़ के ज़ुमरे के अंदर, चावल हो गया, घी हो गया और दूसरी बुनियादी अजनास हो गई, इसको आप किस तरीके से परसीव करते हैं और क्या इकदाम हैं जो कि आप गवर्नमेंट को रिकमेंड करेंगे कि इसमें होने चाहिए एसएमई पॉलिसी में? नहीं, एसएमई पॉलिसी सर, बात ये है कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ से हमारे एसएमई शुरू हो जाते हैं और फिर हमारी रिटेल मार्केटिंग जो है यहाँ पे मार्केट्स में सेल होती है। वो लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं। हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसमें क्या होता है कि जी एफबीआर के नोटिस आना शुरू हो जाते हैं, तो इन चीज़ों से जो है लोग बहुत ज़्यादा, मतलब आप समझ लें हमारा जो माहौल है, एफबीआर का जो सिस्टम है वो इतना फ्रेंडली नहीं है, जिसमें लोग जाना नहीं चाहते और ज़्यादातर लोग जो है कैश ट्रांजैक्शंस पे ज़्यादा अमल दरामद करते हैं। अगर आप गल्ला मंडीज़ में चले जाएँ तो उनका ट्रांजैक्शन का लेवल जो होता है वो टोटली 100% कैश होता है। उनकी ट्रांजैक्शन जो गल्ला मंडी के अंदर कोई भी कमोडिटी आ रही है, कोई भी कमोडिटी जा रही है, तो लेन देन का जो मामला है, और वो अपने अकाउंट भी नहीं बनाते बैंक्स में। और ये कितना बड़ा हजम है इसका, कितनी बड़ी आप इकॉनमी समझ लें कि जितना बड़ा हम एक्सपोर्ट करते हैं और उससे ज़्यादा का हजम है। मतलब हम अगर कॉटन की बात करें, हम अगर राइस की बात करें, वीट की बात करें, तो आप समझ लें पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा। कैन यू पुट अ नंबर ऑन दैट, अंदाजन? मतलब ये तो आप समझ लें सर कि ये बिलियंस ऑफ रुपीस की बात होगी, काफ़ी बड़ा सेक्टर है। हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस? जी, इससे भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा। ठीक है। सो और ये टैक्सेशन सिस्टम में भी नहीं है, रजिस्ट्रेशन में भी नहीं है? ज़्यादातर लोग जो है नहीं है, लेकिन ये कि जो लोगों की जैसे इंडस्ट्री है, फ्लावर मिल्स हैं या राइस मिल्स हैं या दाल मिल्स हैं, वो तो खैर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरते ही हैं। लेकिन जो लोग जो है आप समझ लें फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, जो गल्ला मंडी के अंदर बैठे हैं, सही है। तो ये बहुत बड़ा एक सेक्टर है। एग्रीकल्चर जो है बहुत बड़ा सेक्टर है। मतलब लोगों को इनसिक्योरिटी फील होती है। अगर उनको ये लगे कि यार ये बहुत अच्छी चीज़ है और हमारे लिए अच्छा है कि चले हमारे पैसे भी वाइट हो रहे हैं, हमारी चीज़ें भी वाइट हो रही हैं, हम थोड़ा बहुत टैक्स भी दे रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन ये कि अवेयरनेस जो है और लोगों में घबराहट बहुत ज़्यादा है। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लोगों को क्या चाहिए? अरबों रुपए का काम कर रहे हैं जी, उनको सिर्फ रजिस्टर्ड होने के लिए क्या मराद चाहिए? मरात शायद ना भी हूँ वो उनको हम दे सकें, लेकिन उनको एतमाद की कमी है। एतमाद किस तरह बहाल किया जाए? द नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन इसके लिए जो है ना सर, ये हो सकता है कि वहाँ पे जाके
कुछ जो है छोटे छोटे जो है पैगामात दिए जाएं, मैसेजेस दिए जाएं कि भाई इसमें आपको ये फ़ायदे हैं, ये आपको मौके मिलेंगे, ये फ़ायदे मिलेंगे। जब आप रजिस्टर्ड होंगे गवर्नमेंट के उसमें प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो आप बात भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट से हर चीज़ कर सकते हैं। तो ये मतलब बेसिकली जो है अवेयरनेस की कमी है। ठीक है, अवेयरनेस की कमी किस तरह से कम करें? बिकॉज अगेन गवर्नमेंट अपने एंड पे ये कहती है कि बहुत सारे इदारे और बहुत सारी एसएमईज ऐसी हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। ऑल्दो अभी रिसेंटली कुछ अब कवानीन start को किया है लागू किया गया है कि अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको ये पेनल्टीज होंगी। अच्छा खासा टाइट किया है इन्होंने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को, बट स्टिल एक बड़ा पोर्शन है। देखिए, स्टेट बैंक की इतनी सारी स्कीम्स है लेकिन लोगों को पता नहीं है। स्टेट बैंक की हर चीज़ के लिए एक स्कीम है। एनर्जी के लिए अलग है, एग्रीकल्चर के लिए अलग है, क्रॉस कंट्री इंपोर्ट्स के लिए अलग है, लेकिन पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट। ठीक है, तो हमें चाहिए, इसको ग्रास रूट से चलना होगा। जैसे हमारा स्मीडा है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको हम कहते हैं कि तुम अपना आउटरीच बढ़ाओ, तुम लोगों के पास जाओ। अभी स्मीडा जो है इतना इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका आज तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं बना। 2017 में लास्ट एक्सपायर हो गया, खत्म हो गया वो टर्म। सही है, तो उसके बाद में आज तक उसका बोर्ड नहीं बना। मैंने अभी इनको यही बोला कि आयरनिकली यू आर मेकिंग अ पॉलिसी, यू हैव टू फर्स्ट मेक द बोर्ड एंड देन गो टू द तो पॉलिसी। आप ये कह रहे हैं कि एसएमईज की ग्रोथ के लिए जो इदारा काम कर रहा है उसकी अपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है की, उसको फंड्स नहीं दे रहे, उसके पास लोग नहीं है, तो उसको बिल्कुल एक यतीम इदारा बना के रखा हुआ है। स्मीडा हैज़ टू बी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अभी वो आप देखें, वो भाई कराची में है, मेन सिटीज़ में है, और इट हैज़ टू रीच द एसएमईज। ठीक है, एसएमईज वोंट कम टू स्मीडा, दे हैव टू गो टू द एसएमई। ठीक है। आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट हाईलाइट किया। इधर ये कह रहे हैं कि हम रजिस्टर्ड होने को तैयार हैं, लेकिन कोई हमें सही से अवेयरनेस दे, आसानी से उर्दू ज़बान या मकामी ज़बान में बताए कि आपको ये फ़ायदे हैं और ना करेंगे तो उसके ये नुकसान आते हैं। ये कह रहे हैं कि स्मीडा जो एक की बॉडी है उसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट में बोर्ड की तश्कील या उसकी रिन्यूअल जो है वहाँ तक भी चीज़ें बेहतर नहीं है, उनको वहाँ से बेहतर होना है। हाउ डू यू सी दिस होल गैप हियर? पहले तो इन्होंने जो बात की, मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा कि गवर्नमेंट ने जब से फाइलर और नॉन फाइलर का जो डंडा उठाया है, तो बहुत से लोग मजबूरन फाइलर बनने के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, बेचारी मजबूरी में, जीरो दिल से फाइलिंग नहीं। के साथ। बिल्कुल ठीक है ना। वो यहाँ तक की है कि वो कहते हैं कि यार वो पिछला टैक्स भी भरना पड़े या पिछली पेनाल्टी भी भरनी पड़े तो वी आर रेडी। ठीक है, हमारे रिटर्न्स अपडेट कर दें, क्योंकि बैंक ने जो है उनके जो टैक्स पे जो डिडक्शन है वो बढ़ा दिए। अच्छा, अब ये इनका इसी सेक्टर का बहुत से लोग जो इनके सेक्टर में जब रिटायर हो गए हैं और वो नेशनल सेविंग से या कहीं से उनको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो नेशनल सेविंग ने भी उनका इंटरेस्ट पे टैक्स का डिडक्शन 30% कर दिया है। जी, बढ़ गया। ऑल दो दे आर रिटायर, लेकिन वो कह रहे हैं यार हमको भी फाइलर बना दो, बिल्कुल ऐसी है। क्योंकि वो मजबूरी है, अनविलिंगली है। बिल्कुल सही है। अच्छा, जहाँ तक इन्होंने एफबीआर को हाईलाइट किया, वाकई एफबीआर में न्यूसेंस है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है ना, और मैं तो स्टेट कहूँगा कि करप्शन भी है। सही। ठीक है ना, तो लोग जो है उस करप्शन से बहुत घबराते हैं। यार बोलता हमें फाइलर तो बना देंगे, लेकिन बाद में यार वो नोटिस कौन भुगतेगा। सही है। ठीक है, जैसे एक हमारे एक साहब जो फाइलर बनना चाहते थे, उन्होंने फाइलर बना तो अब एफआईआर ने उनको नोटिस दिया कि 13, 14 और 15 का रिटर्न भी आप भरें। ठीक है। ठीक है, तो अब वो कहता है कि यार 5 साल की तो गवर्नमेंट की है कि 5 साल के बाद तो वैसे ही नहीं होता। तो इस तरह के सर्टेन इश्यूज हैं जो इन्होंने हाईलाइट किए। सही। अच्छा, जो इन्होंने जो हाईलाइट किया है, जो इसी से मैं कंटिन्यूएशन में, देखो एसएमपी के इतने इश्यूज हैं कि हमारे मैं अपनी प्रोफेशनल पैरामीटर पे आऊँगा कि हमारा जो प्रोफेशन है, इट इज़ अ गवर्निंग बॉडी जो हमारी है वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने एक एसएमपी कमेटी बनाई, जिनके चेयरमैन है, जिनके 10-12 मेंबर हैं, उनकी जो हर 2-3 महीने के बाद मीटिंग होती है, वो काफ़ी डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर कि भाई एसएमई, ताकि हमारे जो सेक्टर में कुछ सर्टेन फॉरेन फर्म्स का जो डोमिनेशन है, इसके अलावा भी जो है दूसरी फर्म्स को कंसीडर किया जाए। और दूसरी फर्म्स जब कंसीडर करती है तो एसएमई सेक्टर की जो दूसरी प्रॉब्लम है उसको भी हाईलाइट करती है। ठीक है, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि गवर्नमेंट ने 25% टैक्स कर दिया है। ठीक है ना, इसके अलावा इकदाम उठाए गए हैं। एग्जैक्ट। ठीक है, मुझे एक स्पेसिफिकली बताइएगा, अब फाइनेंस एट अफोर्डेबल कॉस्ट 150 बेसिस पॉइंट का ऑलरेडी इजाफा हो गया रिसेंटली। अब व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंस एट अफोर्डेबल कॉस्ट? क्या प्रपोजल आपने दिया है? गवर्नमेंट ने क्या आपको अश्योरेंसेस दिए हैं जो कि पॉलिसी में? हमने गवर्नमेंट को बोला कि फाइनेंस जो है वो सिंगल डिजिट में रहे।
सही है। अब सिंगल डिजिट में नहीं रहेगा। अब 8.75 हो गया, फिर कैबोर होगा, फिर बैंक्स अपना स्प्रेड ऐड करेंगे, तो ये सिंगल डिजिट से गया बाहर। सही है। चले हम इनकी मजबूरी समझते। अब अली रज़ा भाई एक बात को समझाएंगे। मेरा दिमाग ये कहता है कि डिस्काउंट रेट कैन नेवर बी लोअर देन द इन्फ्लेशन रेट। बिल्कुल सही कहा। Inflation rate, because I keep my money in the bank to save the value of my money. सही है, एटलीस्ट रियल वैल्यू तो अभी preserve हो। मैंने सर्टिफिकेट्स में पैसे रखे, मैं बहुत खुश था कि चलो मुझे ये इतने % दे रहे। अब ये डेप्रिसिएशन हो गया तो मैं तो रो रहा हूँ। रियल टर्म्स में आप नेगेटिव रिटर्न है। हाँ, नेगेटिव रिटर्न है। तो मैं इनसे कहता हूँ कि अभी बात यह है, एक IMF की बात भी अली रज़ा भाई समझाएंगे, दैट इज हिज चैप्टर, बट बेसिकली आई थिंक दैट हम लोग IMF को ब्लेम करते हैं। अब हम कर्जा लेने भी जाते हैं उनके पास, तो वो तो जाहिर है बताएगा कि यहाँ खर्चा कम करो, अपना रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाओ, ये करो, वो तो साइंटिफिक वे में बताएगा। बट द क्वेश्चन इज कि फाइनेंस एट अफोर्डेबल कॉस्ट में अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सिंगल डिजिट। अभी ये हुआ कि आपने देखा होगा कि एहसान प्रोग्राम हुआ, कामयाब जवान प्रोग्राम हुआ, ये बहुत सारे आए हुए। अच्छा, एक्सपोर्ट रीफाइनेंस तो वो 3% पे दे रहे। देखे ना, गवर्नमेंट अपनी जगह पे, स्टेट बैंक हैट्स ऑफ टू देम। अभी ये कोविड के दौरान भी उन्होंने 1 साल के लिए डेफर कर दिया, आपने देखा, बड़ी हिम्मत की। तो वो तो अपनी जगह पे है, कुछ इनकी मजबूरियां है, वो हम समझते हैं as you know, as people who understand but economics. you still expect right now because क्योंकि काइबोर भी बढ़ गया है। I'm telling them keep a rate for the market, for the traders, everything. For SMEs keep a separate rate. Keep a separate rate. Yes. अब ये अभी उन्होंने मान लिया मेरी बात, एक फंड भी बना दिया हुआ है। ठीक है। लास्ट आई टोल्ड खुसरो बख्तियार को, हमने बोला उनको कि भाई आप एक फंड क्रिएट करो, SME डेवलपमेंट फंड। तो फॉर अ मिनट ही स्टॉप्ड, थिंकिंग अब में, क्योंकि जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है ना, वो ऐसे बैठता है जैसे गुस्से में होता है। आप उससे कोई बात करो कि ठीक है। तो आपने खुसरो बख्तियार साहब के थ्रू ये चीज काबिज, हाँ, हमने कहा कि भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये जो फंड से एलोकेशन है जो बनाने जा रहे हैं, आप तक उनकी रसाई को पहुंचना और अवेयरनेस का अभी भी एक इशू रहेगा, बिकॉज बुनियादी रजिस्ट्रेशन ही आपकी पूरी नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन को पूरा करना और उन फंड्स को या उन मराद तक हासिल करना, उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? ऐसा है कि हमारे 100% लोग तो ऐसा नहीं है कि अनरजिस्टर्ड हो। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे एक्सपोर्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो रजिस्टर्ड हैं। जी, बड़े मैं कराची की अगर बात करें तो यहाँ पे तो 70-80% लोग रजिस्टर्ड हैं। अगर आप पीछे देहाती इलाकों में चले जाएं तो वहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सही, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जाहिर सी बात है, इस पे जो है बातचीत होगी, जैसे हम अभी कर रहे हैं, अवेयरनेस आएगी, लोग देखेंगे आपका प्रोग्राम, इससे बहुत फ़ायदा होगा। एक सेक्टर जो है ना सर, हमारे यहाँ जो दालों का सेक्टर है, जो SMEs चलाती हैं, उसके ऊपर किसी की तवज्जो नहीं है। मैं आपकी प्रोग्राम के ज़रिए तवज्जो मरकूज़ करूँगा कि हमारे यहाँ पहले किसी ज़माने में 2002 से पहले हम पल्सेस एक्सपोर्ट किया करते थे, दालें एक्सपोर्ट किया करते थे। हम बाहर से रॉ मटेरियल मंगाते थे, फिर इसको एक्सपोर्ट करते थे वैल्यू एडिशन करके। वो सेक्टर 2003-04 से बिल्कुल स्टॉप है, उस पर बैन लगा दिया गया। क्यों? तो ये मतलब दालों की शॉर्टेज हो गई। तो मैं ये बैन क्यों लगा दिया गया? बैन इसलिए लगा दिया गया कि हमारे यहाँ दालों की शॉर्टेज हो गई। जो चने की दाल है, रमजान के महीने में उसकी प्राइसेस बहुत बढ़ गई। मतलब जो प्राइस होनी चाहिए उससे डबल हो गई। एक्सपोर्ट पे आपने उस वक्त बेशक आप बंद कर दें, उस पीरियड में चना दाल बैन कर दें, लेकिन जो कमोडिटी हमारी इंपोर्टेड, जैसे मसूर है, जैसे अभी काला चना भी 100% इंपोर्ट कर रहे हैं, मूंग की दाल है, ये सारी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ा सेक्टर है, $500 मिलियन का हम एक्सपोर्ट इसमें कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा सेक्टर है जो बिल्कुल। प्रॉब्लम ये है कि आप ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अभी हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, इसके बावजूद कीमतें आसमान को पहुंच गई हैं। सो अगर यहाँ एम्पल सप्लाई है डिमांड से ज्यादा एंड एक्सपोर्टेबल सरप्लस मौजूद है एंड यू डिमांडिंग एक्सपोर्ट की जाए, एक्सपोर्ट ना करने के ऊपर भी यहाँ आप प्राइसेस बढ़ गई हैं, उसका क्या मैकेनिज्म है? इसका मैकेनिज्म बड़ा आसान है कि जो बंदा इंपोर्ट कर रहा है, मिसाल के तौर पे कोई भी चीज़ इंपोर्ट कर रहा है, तो वो रजिस्टर्ड हो कि भाई ये 6 महीने के अंदर अंदर आपने एक्सपोर्ट करनी है या 3 महीने के अंदर एक्सपोर्ट करनी है। तो सामने उसका परफॉर्मेंस होगा तो वैसे ही एम्पल सप्लाई आ जाएगी। अभी तो हम डरते हैं ना कि यार अभी हम 100 कंटेनर मंगाएं या 50 कंटेनर मंगाएं किसी चीज़ के, तो मार्केट तो टूट जाएगी। जब उसका वे आउट निकालने का होगा तो हम ज़्यादा भी मंगा सकते हैं। तो देखिए, फिर मसला ये भी है कि आप मार्केट को तोड़ना भी नहीं चाहते हैं, आप ये भी नहीं चाहते कि कीमतें नीचे आएँ। आप गवर्नमेंट पे अगर ये चीज़ डालेंगे कि वो ऐसा मैकेनिज्म बनाए और थोड़ी सी भी वहाँ पे मिसमैनेजमेंट हुई जो कि गवर्नमेंट के उमूर में हो जाती है, नहीं, मैं आपको तो या तो प्राइसेस और ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होंगी, इसलिए कि दुबई की मार्केट है,
चाहिए। पहले आज से 10 साल पहले वहाँ पे कोई दाल मिलें नहीं थी, अब वहाँ पे जो है 8-10 दाल मिलें लग गई हैं, ठीक है, दाल फैक्ट्रीज लग गई हैं और वो उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। और हमारी मार्केट जो है वो ओरिजिन हम लोग खाने वाले लोग हैं, और ये इसके साथ साथ जो है बहुत बड़ी हमें जो है आप समझ लें $40-50 पर मेट्रिक टन हम कमा सकते हैं, हमें इसमें ज़र मुबादला में इजाफा हो सकता है और हमारी लेबर इसमें तरक्की करेगी, हम मशीनरी लेके आएंगे, मतलब बहुत सारा रोजगार भी आएगा। आई गॉट योर पॉइंट, बट स्टिल वो प्राइसिंग वाला जो है ना, थोड़ा आप बताइए जरा। सर इसमें मुज़म्मिल भाई ने बड़ा कंप्रीहेंसिव बोला है, इसमें सिर्फ मैं एक चीज़ एडिशन करूँगा। पाकिस्तान को न सिर्फ अपने अवाम को फीड करना है बल्कि अफगानिस्तान के अवाम को भी फीड करना है, ठीक है। इट हैज़ बीन प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान सिंस लास्ट 50 ईयर्स या 60 ईयर्स जो भी, ठीक है। अब जो दालें या दूसरी कमोडिटीज़ जो पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, इट इज़ बीइंग इम्पोर्टेड फॉर अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान, यहाँ देखें पाकिस्तान जो इस वक्त गन्ने की सरप्लस, चीनी का सरप्लस है, आटे का सरप्लस है, लेकिन हमारे यहाँ आटा महंगा है, हमारी यहाँ गंदम महंगी है। क्यों महंगी है? इसलिए कि इट इज़ बीइंग एक्सपोर्टेड अनऑफिशियली और ऑफिशियली टू अफगानिस्तान। सही है। अच्छा, दूसरा, इट इज़ आल्सो लिंक्ड विद डॉलर की व्हाट्सोएवर जो भी इसके पीछे ग्राउंड्स हैं कि 172 का लेवल हमें लेके आना है या जो भी व्हाट्सोएवर है। एक दूसरा सबसे बड़ा जो कंस्टेंट है हमारा कि हम अफगानिस्तान के लिए डॉलर्स में इंपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तानी रुपये में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सही है। तो नेचुरली आई मीन आप बिल्कुल ये कह रहे हैं कि अनडॉक्यूमेंटेड एक्सपोर्ट सरप्लस है जो अफगानिस्तान जा रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो डॉलर इनफ्लो होना है वो दिख नहीं रहा, सामने ही है ना सर। और सर वो और हमारा प्रॉब्लम ही रहेगा सर, ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगा पाकिस्तान का। और ये अभी करंट अफगानिस्तान क्राइसिस में ये प्रॉब्लम जो है ये इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। एक बात और ऐड कर दूं कि अफगानिस्तान से हम दालें इंपोर्ट भी करते हैं, उज़्बेकिस्तान की मूंग आती है हमारे पास, सही, ठीक है, रशिया का चना अफगानिस्तान के थ्रू आता है, लेकिन वो अफगान ओरिजिन ही होता है बेसिकली ऑन पेपर्स जो है, सही। और अभी तकरीबन जितना भी हमारा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा है 80% डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है। कुछ हमारे रास्ते ऐसे हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं, बन्नू का इलाका हो गया, यहाँ से जो हमारा माल जा रहा है वो अनडॉक्यूमेंटेड थोड़ा बहुत जाता है। जैसे कुछ इलाके हमारे पाकिस्तान के ऐसे हैं, जैसे अफगानिस्तान में कुछ हिस्सा है, कुछ पाकिस्तान में, तो वो उधर कोई ऐसे बार्स नहीं लगेगा। बट मेरा सवाल अभी भी वहीं पे है, प्राइस स्टेबिलिटी किस तरह लाई जाए? एसएमईज को हम सपोर्ट करें, उनको ग्रो करने का मौके दें, उनको फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट्स को कोशिश करें, ऑल्दो विद दिस काइबोर रेट्स एंड द रिस्क प्रीमियम जो एसएमई को लागू होता है प्राइवेट बैंक से, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, बट स्टिल प्राइस स्टेबिलिटी, बिकॉज एक साइड पे आर्गुमेंट है एक्सपोर्टेबल सरप्लस है आपके पास, दूसरी साइड पे आर्गुमेंट है कि कीमतें बढ़ी जा रही हैं, जो होल्डिंग और सप्लाई चेन में डिसरप्शन है, इसको थोड़ा समझाइएगा, बिकॉज आपका ये कोर बिजनेस है। सर देखें, बात ये है कि हमारी ज़रूरत मिसाल के तौर पे 1 लाख मेट्रिक टन की है किसी भी कमोडिटी की, तो 1 लाख से ज़्यादा अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसको एक्सपोर्ट होना चाहिए ना, ठीक है, हमें फ़ायदा भी होना चाहिए, हमारे लोगों को भी फ़ायदा होना चाहिए। मैं कहता हूँ 1,20,000 आप उसके लिए रख लें, 1,30,000 बाकी तो एक्सपोर्ट करने दें, एक मैकेनिज्म इसका बना लें, अथॉरिटीज इसमें लगा दें, यूटिलिटी स्टोर भी माल लेता है। आपकी डिमांड सुन ली गई है, पॉइंट अभी भी मेरा वही है, प्राइस स्टेबिलिटी लोकल मार्केट में किस तरह लाई जाए, बिकॉज़ यही सारे ताजिर हैं जो मिलके प्राइसेस को ऊपर रखते हैं। प्राइस स्टेबिलिटी जब ही आएगी जब फ्री मार्केट होगी, जब आप डिमांड एंड सप्लाई में मार्केट को रखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली मार्केट अपनी जगह पे आएगी। इस वक्त गवर्नमेंट का कोई दालों के ऊपर तो कोई भी वो नहीं है, सारा प्राइवेट कर रहा है, सही है। शुगर के ऊपर थोड़ा बहुत है, ठीक है, वो भी मतलब आप समझ लें कभी डंडा हटता है तो 20 रुपए बढ़ जाती है, ठीक है। जब राइस सेक्टर जो है वो टोटली डिमांड एंड सप्लाई पे, इंटरनेशनल मार्केट हमारी $1000 बासमती की है, तो अब डॉलर बढ़ने की वजह से वो बढ़ा है, वो बेसिकली महंगाई जो बढ़ी है एक तो पेट्रोल की वजह से बढ़ी है और एक डॉलर की वजह से। देखिए फ्री मार्केट का मतलब ये भी है कि 0% होल्डिंग और होल्डिंग के ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल। अगर आप फ्री मार्केट के कवानीन पे चलें, डिमांड और सप्लाई के ऊपर प्योरली प्राइसिंग डिटरमिन करें तो कर लेते हैं प्राइसिंग डिटरमिन, लेकिन फिर होल्डिंग भी तो रोकें। आप जो चीनी के पहाड़ और वीट के पहाड़ हमें सूबों के अंदर मिलते हैं कई इलाकों में, वो उस वक्त फ्री मार्केट की तरफ जाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, बेसिकली जो दालें हैं ना सर, वो 1000 इंपोर्टर है उसका। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, और जो पल्सेज ये जो आप बता रहे हैं ना वीट का या शुगर का, ये बाकायदा एक माफिया है, ठीक है। एक कुछ लोग हैं 50-60 जो ये काम करते हैं, धंधा करते हैं। तो जब बात हज़ारों में चली जाए ना तो उसमें जो है ना कोई बंदा होर्डिंग नहीं कर सकता। अब कोई मिसाल के तौर पे किसी की लेवल होगा 10 लाख का, किसी का लेवल होगा भाई 10 करोड़ का, तो वो 10 लाख वाला जो है ना कहेगा ये मैं माल बेचूं, दूसरा 10 लाख का लूं, ठीक है ना। जबकि जो 10 करोड़ वाला होगा वो होर्डिंग कर लेगा, सही है। तो ये इस लेवल के लोग हैं, मतलब एक तरह के लोग नहीं है हमारी मार्केट्स में।
दालों के अंदर जो है डिफरेंट किस्म के लोग हैं। सही, कमोडिटी वाइज आप बोल रहे हैं कि हाँ, माफिया है, बिल्कुल हर ऐसी। कमोडिटी का अपना माफिया है। अपना एक उसका ट्रेंड है सर, काम सही है। करने का, बिजनेस करने का एक ट्रेंड है। अब आप ये देखें इतनी इनएफिशिएंसीज हैं, तो फिर किधर गया सप्लाई और डिमांड और किधर गई प्राइसिंग। सर दूसरे रेट पे अगर आप जी, कहें इजाजत जी, हो जी, तो quickly। इकोनॉमिक का एक बहुत ही ब्रॉड प्रिंसिपल है कि जब इन्फ्लेशन होता है तो बैंक का रेट बढ़ता है, सही, ठीक है। हमारे यहाँ बैंक का रेट अभी 7% है, कभी 9% हुआ करता था। तो हम लोग को इकोनॉमिक पैरामीटर से भी थोड़ा डेविएशन किया है, बिकॉज हमारी जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपनी डिमांड एंड सप्लाई है या दूसरी समथिंग लाइक दिस। अब 7% जो है बैंक का रेट है, तो इसका इफेक्ट बैंक के तमाम सेविंग प्रोडक्ट्स के ऊपर हुआ, प्राइवेट बैंक्स के ऊपर भी हुआ, नेशनल सेविंग के ऊपर भी हुआ, ठीक है ना। अच्छा, और दूसरा जो हमारा फाइलर और नॉन फाइलर का इशू हो या जो समथिंग लाइक दिस इसी तरह, तो ये जो प्रिंसिपल है, ये जो बैंक के रेट कम हो रहे हैं, ठीक है ना। हालांकि बैंक के रेट बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो इंटरेस्ट जो स्टेट बैंक का जो रेट है जी, जी। वो 7% हो गया, नहीं वो अभी अभी एक्चुअली 8.75 हो गया, अभी रिसेंटली बढ़ा है। 8.7% अभी अब वो रिसेंटली। आपका वाला लेकिन point जो हो जाएगा पिछला, उसमें। लेकिन सर पिछला जो हुआ पहले है कम हुआ था। उसका नहीं, पिछला जो हुआ है उसका इफेक्ट आते आते यील्ड होते होते टाइम लगेगा कि नहीं सर? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ऐसी ना। वो पिछला रेट भी इसी गवर्नमेंट का था और ये नया रेट भी इसी गवर्नमेंट का सही, है, सही। ठीक है। अच्छा, दूसरा साथ साथ मैं ये भी कहूँगा, पाकिस्तान ने पिछली गवर्नमेंट में पाकिस्तान ने एक सकूक फंड इजरा किया था। उसका सुकूक बॉन्ड जो था, हम लोग बहुत खुश हो गए, बड़े डॉलर आ गए, लेकिन उस पर रेट जो था बहुत हाई था, इंटरनेशनल मार्केट से बहुत हाई था हमारा रेट, ठीक है ना। और वो रेट जो है वो करंट गवर्नमेंट को पे करना पड़ा है, बिल्कुल ऐसे तो कहाँ से पे करेंगे जब तक इन्फ्लो नहीं होगा। हमारी जो जंजीर जो बनी हुई है, साथ साथ जो चेन इन्फ्लो का साथ साथ इन्फ्लो प्रॉपर रहेगा तो हम इसको पे कर सकेंगे ना। बिल्कुल सही। डेट सर्विसिंग एक बड़ा एक आपने आइडेंटिफाई किया इशू। दूसरा एक बुनियादी सवाल है एनर्जी एट अफोर्डेबल कॉस्ट, एसएमईज के लिए एनर्जी एट अफोर्डेबल कॉस्ट, इसको किस तरह मुमकिन बनाएंगे एसएमई पॉलिसी में? ऑल्टरनेट एनर्जी है, सही, सोलर तो आपको अल्लाह ने दिया हुआ है ना। ठीक है, मैंने इनको कहा कि सोलर इक्विपमेंट को आप सब्सिडाइज कर दें और लॉन्ग टर्म बेसिस पे ये इसकी लाइफ होती है 25 साल। तो मैंने कहा कि तुम इसको सब्सिडाइज करके जो एसएमई यूनिट्स है ना, इनको बोलो तुम लगाओ और दे विल बी सेल्फ सफिशिएंट। सही है। और उसके अलावा विंड भी है, उसके लिए कॉरिडोर चाहिए, यू नीड अ विंड कॉरिडोर। जी, जी। और दूसरा बायोमास है। तो ऑल्टरनेट एनर्जी का अभी स्टेट बैंक में देयर इज अ ग्रीन बैंकिंग दिस थिंग, आई एम इन दैट कमिटी। सही है। तो वो ग्रीन बैंकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है। देखिए अभी आप जाएंगे ये अपना इंटीरियर की तरफ ना, तो उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी इज नो प्रॉब्लम। आप ज़मीन खरीदने जाएंगे तो वो आप देखेंगे बिजली नहीं है, आप कहेंगे कोई बात नहीं।